अवनीश ट्यूटोरियल चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। देखिए, जैसा कि आप थंबनेल पर देख रहे होंगे, AGTA एग्ज़ाम स्पेशल मीन्स UPTPSC AGTA एग्ज़ाम स्पेशल कैप्सूल कोर्स, ये आप सभी के लिए निरंतर एक प्रयास है इस चैनल की तरफ से कि एक सर पहले तो सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक हैं उनका अच्छे ढंग से रीड करके रिवीजन हो जाए। जैसा कि 2 वीडियो आप नकदी फसल का पा चुके हैं। सबसे पहले दिन आपको गन्ना का दिया था और कल की डेट में भी आपको इस संडे को कपास, ठीक है, कपास के लिए, और आज की डेट में जो है जूट है और ग्वार है, ठीक है, जूट और ग्वार। तो जिसमें जान लीजिए कि ये इम्पॉर्टेंट फसल है। नकदी फसलों में आपकी गन्ना हो गई और कपास, जूट, ग्वार, चाय, तंबाकू, ये स्पेशल टॉपिक है। तो चलिए, ज़्यादा समय न लेते हुए आप सभी कृषि प्रतियोगियों के लिए ये इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है, तो स्टार्ट करते हैं। और आपको इतना ज़रूर बता दें कि इसकी अगर आप PDF चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई, वहाँ इसकी सारी PDF भी डाल दी जाती है, जिससे आप अगर रीड करना चाहें बाद में भी तो आप आसानी से रीड भी कर सकते हैं बिना वीडियो सुने। चलिए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। देख रहे हैं यहाँ 2 फसलें आपको दिख रही हैं कैश क्रॉप में। आज की डेट में एक जूट है और ग्वार है। तो सबसे पहले हम लोग जो है जूट को पढ़ेंगे। जूट का बॉटनिकल नेम, वानस्पतिक नाम क्या है? कोरोकोरस कैप्सुलारिस, ठीक है, कोरोकोरस कैप्सुलारिस। वैसे काफ़ी बुकों में केवल कोरोकस स्पीसीज करके ही दे दिया है, लेकिन याद रखेंगे इसका पूरा बॉटनिकल नेम जो है, इसको हालांकि इसकी 2 श्रेणियां हैं। एक कोरकोरस कैप्सुलारिस है, तो वहीं दूसरी जो है कोरकोरस ओलिटोरियस है। और इसका कुल जो है वो टिलियेसी मीन्स मालवेसी है, ठीक है, कुल जो है इसका टिलियेसी मीन्स मालवेसी है। और जूट जो है हेम्प जूट हुआ, हेम्प हुआ, केनाप, अलसी आदि पौधों में जो है रेशा तने के फ्लोएम ऊतक से प्राप्त होता है। अतः ये जो है बार्क या बास्ट रेशे की श्रेणी में भी आता है, ठीक है ना। किसमें? बार्क या बास्ट रेशे की श्रेणी में जूट आता है, इसको भी याद रखेंगे। तो जूट एक प्रमुख रेशा फसल है, फाइबर क्रॉप है, इम्पॉर्टेंट जो एग्जाम की दृष्टि है, जिसे सोने का तंतु, गोल्डन फाइबर, अगर पूछ लिया गया एग्जाम में गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है या सोने का तंतु किसे कहा जाता है, तो जूट को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जूट को कहा जाता है, ठीक है ना। और ये मुख्य रूप से बोरा हुआ, रस्सी हुई, चटाई, कालीन आदि बनाने में भी इसका उपयोग है। और जूट एक पर्यावरण और बायोडिग्रेडेबल फाइबर भी है, ठीक है। आप ये खेती उसकी देख रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। और अब यहाँ हम लोग देखते हैं जूट के जो प्रमुख उत्पादक राज्य हैं उनमें कौन है। पहला है पश्चिम बंगाल। भारत का लगभग 80% उत्पादन जूट का जो है कहाँ से होता है? पश्चिम बंगाल से होता है। उसके बाद असम है, बिहार है, उड़ीसा है, त्रिपुरा है, ठीक है। फिर हम लोग जो है इसकी जलवायु की अगर बात करते हैं तो जलवायु और मृदा, जूट के लिए गर्म और आर्द्र जलवायु उपयुक्त होती है। और टेम्परेचर कहिए तो 24 डिग्री सेल्सियस से 37 डिग्री सेल्सियस तापमान और 70% से अधिक आर्द्रता इसके लिए आवश्यक होती है। मिट्टी की बात करेंगे तो दोमट मीन्स लोमी मिट्टी है, जलोढ़ अलुअल है, और मिट्टी जिसमें जल निकासी अच्छी हो वही उत्तम रहती है। तो दोमट और जलोढ़ मिट्टी दोनों ही इसके लिए उपयुक्त होती है, ठीक है ना। तो जूट को हमने जैसे पहले बताया कि जूट
की जो है कोरकस जो स्पीसीज है उसे वर्गीकृत किया गया है दो में। एक जो है कोरकस ये कोरकोरस कैप्सुलारिस है और दूसरा कोरकोरस ओलिटोरियस है। और कुल इसका लिलियसी, इसको भी याद रखेंगे, ठीक है ना। और आगे हम लोग देखते हैं इसकी बुआई की बात करते हैं। बुआई जो है, इसकी बुआई का समय जो है मार्च से जून के बीच इसकी बुआई की जाती है। और अर्थात कहने का मतलब विशेषकर जब मानसून आ जाता है उसी समय इसकी बुआई की जाती है। बीज मात्रा और बुआई की विधि बात करें तो बीज मात्रा 5 से 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर इसकी वो है बुआई की मात्रा है, बीज रेटिंग, सीड रेटिंग। और बुआई की विधि छिड़काव या कतार में भी इसे बोया जाता है, चाहे छिड़क चाहे कतार में। और कतार से कतार की दूरी जो है 20 से 30 सेंटीमीटर, पौधे से पौधे की दूरी जो है 5 से 10 सेंटीमीटर मानी जाती है। अब यहाँ हम लोग देख लेते हैं सिंचाई और खरपतवार नियंत्रण पर। तो जूट को अधिक सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती, परंतु सूखा पड़ने पर हल्की सिंचाई लाभकारी होती है। अब क्यों नहीं आवश्यकता होती आप जान रहे हैं, क्योंकि उस समय मानसून आ चुका होता है। इसलिए शुरुआती अवस्था में निराई गुड़ाई आवश्यक होती है ताकि खरपतवार न पनपने पाए। अब हम उर्वरक की बात करें तो इसमें उर्वरक की बात करें तो अच्छी उपज के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की संतुलित मात्रा आवश्यक है, जिसमें अगर नाइट्रोजन की बात करेंगे तो 60 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, और वही फास्फोरस 20 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, और पोटास भी 20 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उर्वरक इसके लिए आवश्यक होती है, ठीक है। अब बात करते हैं कटाई और रेटिंग की। तो कटाई और रेटिंग की बात करेंगे तो फसल 120 से 150 दिनों में पक जाती है। पौधे जब फूलने लगते हैं, फली बनने लगती है, तब उन्हें काटा जाता है। इसमें फलियाँ आ जाती है, फूलने लगते हैं, ठीक है। कटाई के बाद पौधों को कहाँ रखा जाता है? पानी में डुबाकर इनकी रेटिंग की जाती है। यह एक प्रक्रिया है जिसमें तनों से रेशा अलग किया जाता है, ठीक है ना, जिसमें तनों से इनके रेशा को अलग कर लिया जाता है। अब उपयोग भी आप पहले भी बताया गया कि उपयोग जो है बोरियां, रस्सियां, बोरे की चटाई, बोरे हुआ चटाई, कालीन, कपड़ा, सजावटी वस्तुएं, इनको बनाने में जूट से बने उत्पाद पर्यावरण के लिए भी सुरक्षित होते हैं। और प्लास्टिक का ये अच्छा विकल्प है, लोग फिर भी प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो चीन और ताइवान की बात करें तो चीन और ताइवान में जूट के हरे तने से कटाई के तुरंत बाद छाल उतारने की विधि वहाँ है, जबकि अपने यहाँ तुरंत नहीं है, ठीक है। ये चीज़ याद रखेंगे, ये रिबोनिंग इसी को कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? रिबोनिंग कहते हैं। और जबकि भारत में हुआ, यहाँ हम लोग धीरे पानी में जूट को जैसे पक जाता है तो उसको भिगो दे, काफ़ी दिन रखते हैं। उसके बाद जब कहिए तो हल्की सी सड़न सी लगती है तो उस समय उसकी छाल को निकाल लेते हैं, तने की छाल को, और उसी छाल से क्या कहते हैं, रेशा प्राप्त किया जाता है। और इसकी रेटिंग के लिए अगर उपयुक्त तापमान कहेंगे तो 34 डिग्री सेल्सियस मानकर आप चल सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। उत्पादन और उत्पादकता की बात करें तो इसका जो है सामान्य रूप से जो है उत्पादन 20 से 30 क्विंटल रेशा प्रति हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर में 20 से 30 क्विंटल रेशा प्राप्त होता है। उत्पादन पर जो है सिंचाई, किस्म और जलवायु देखभाल का भी असर पड़ेगा। भाई जैसी किस्म होगी, जैसी जलवायु होगी, कैसी देखभाल उसकी है, तो ये भी उत्पादन पर ही डिपेंड करता है। आप देख भी रहे होंगे, ये सब उसी के हैं। अब हम लोग जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो होती है जूट की उन्नत किस्में, इम्प्रूव्ड वैरायटीज ऑफ जूट। पहला जो है कोरकोरस कैप्सुलारिस है। कोरकोरस कैप्सुलारिस की बात करें तो इसमें जो है JRC 212, जिसे वसुदेव नाम से भी जाना जाता है, और ये अधिक उपज देने वाली किस्म है, भी याद रखिए। इसमें रेशे की गुणवत्ता भी बहुत अच्छी होती है। वहीं JRC 321 है, ये जल भराव सहनशील है, जल्दी पकने वाली किस्म है, बहुत जल्दी पकती है। और वहीं JRC 698 है, तो पश्चिम बंगाल और बिहार में जो है
उपयुक्त और ये रोग प्रतिरोधी भी है, ये भी याद रखेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा उपज के लिए JRC 212 जिसे वसुदेव कहते हैं, इसको याद रखेंगे। किस में? कोरकोरस कैप्सुलारिस में। और जो सेकंड इसका वर्गीकृत भाग है जिसे कोरकोरस ओलिटोरियस बोलते हैं, कोरकोरस ओलिटोरियस बोलते हैं, इसकी किस्मों में मुख्य किस्में जो है JRO 524 है, इसे नवीन कहते हैं। ये बेहतर रेशा गुणवत्ता और रोग प्रतिरोधी किस्म है। और JRO 8432 है जिसे शक्ति कहते हैं, शक्ति नाम से भी जाना जाता है। ये जलवायु के जो है प्रतिसहनशील अच्छी उत्पादन क्षमता वाली किस्म है। एक है JRO 66 माने 66, ये जल्दी पकने वाली किस्म है। तो आप जो है जूट की उन्नतशील किस्मों में जो है, जैसा कि जूट का वर्गीकरण किया गया था, एक कोरकोरस कैप्सुलारिस के आधार पर और दूसरा जो है कोरकोरस ओलिटोरियस के आधार पर, तो तीन बहुत मुख्य किस्में। इन किस्मों में सबसे इम्पोर्टेंट किस्म आप जानते रहिए, कोरकोरस कैप्सुलारिस में जो है सबसे इम्पोर्टेंट किस्म जो है वो है वसुदेव। कौन सी किस्म है? वसुदेव याद रखिएगा, अधिक उपज देने वाली किस्म है, इसे JRC 212 भी कहते हैं। और अगर कोरकोरस ओलिटोरियस में बात करें तो ये जो है सबसे JRO 524 जिसमें नवीन जो कहते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। शक्ति भी हालांकि कभी कभी पूछी गई है। अब हम लोग बात करते हैं जूट में जो है कीट और रोग नियंत्रण पर, पेस्ट एंड डिजीज मैनेजमेंट इसका कैसे किया जाए उसके लिए। तो इसमें जो है प्रमुख कीट की बात, सबसे पहले कीट की बात करें तो हेयरी कैटरपिलर होते हैं, बालदार इल्ली होती हैं, ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं? बालदार इल्ली। उनके ऊपर हल्के रोम निकले रहते हैं। लक्षण क्या है कि पत्तियों को ये खा जाती हैं जिससे पौधा कमज़ोर हो जाता है। नियंत्रण के लिए, इसके नियंत्रण क्या करें? हाथ से अंडों और इल्ली को नष्ट कर देना चाहिए। ये फसल चूँकि इनकी दूरी होती है उसमें आराम से इनको नष्ट भी किया जा सकता है। नहीं तो इसके लिए क्या किया जाए कि 0.1% का एंडोसल्फान या क्लोरपाइरिफास का छिड़काव कर देना चाहिए, ठीक है ना। तो सबसे प्रमुख कीट ये है बालदार इल्ली जिसे हेयरी कैटरपिलर कहते हैं। और वहीं अगर हम बात करें, एक है स्टेम विविल जिसे तना भेदक कहते हैं, तने को ही भेद जाता है। लक्षण है तनों में छेद कर देता है पौधा जिससे सूख जाता है। तो नियंत्रण इसका क्या है कि समय पर बुआई की जाए और साथ में फोरेट टेंजी का जो है 10 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग भी करना चाहिए, ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट हम यहाँ प्रमुख रोगों की बात कर लेते हैं कि जो इम्पोर्टेंट हैं। इम्पोर्टेंट रोगों में एंथ्रेक्नोज है। लक्षण है कि पत्तियों पर काले धब्बे बन जाते हैं, पौधा मुरझा जाता है। नियंत्रण के लिए क्या करना चाहिए? बीज उपचार सबसे पहले ज़रूरी है। कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से, और रोगग्रस्त पौधों को हटा देना चाहिए। दूसरा अगर रोग की बात करें, दूसरा प्रमुख रोग जो है हुगली विल्ट है। इसमें लक्षण क्या है? ये देखिए गलती से लक्षण छप गया है। तो जड़ों का इसमें सड़ना, पत्तियां पीली होकर गिरने लगती हैं, टाइप करने में त्रुटि होती है। और नियंत्रण के लिए जल निकासी की व्यवस्था हो और रोग प्रतिरोधी किस्मों का चयन करना चाहिए, ठीक है। और अब आते हैं अगली टॉपिक, रेटिंग प्रोसेस जूट में क्या है कि रेटिंग प्रोसेस जिसमें जूट के तनों से रेशा निकाला जाए। कैसे निकाला जाए? उन्हें सड़ा कर निकाला जाता है, तो इसी को रेटिंग प्रोसेस कहते हैं। तो जब फसल पक जाती है जूट की, तो उसको जो है पानी में काफ़ी देर रखते हैं, 2-4 दिन। जब उसमें सड़न होने लगती है तो रेशे को, उस बने तने से छिलके को निकाल लेते हैं, जिससे में रेशा प्राप्त होता है। रेटिंग की विधियों के लिए पारंपरिक जल रेटिंग, वाटर रेटिंग है पहली, ठीक है। तो काटे गए तनों को बंडल बनाकर नदी या तालाब में 10 से 15 दिन डुबा दिया जाता है और उनके ऊपर जो है पत्थर या बांस का भार रख दिया, जिससे तना पूरी तरह पानी में डूबा रहे।
और एक है रिबन रेटिंग। रेशा पहले हाथ या मशीन से निकालकर उसे अलग से रेट किया जाता है। यह विधि पानी की बचत करती है, जल्दी होती है। ठीक है, तो एक बगैर पानी की, एक पानी की है। रिबन रेटिंग जो है बगैर पानी की है, इसमें पानी की बचत होती है। और पारंपरिक जल रेटिंग जो है वो उसमें पानी की आवश्यकता होती है। तालाब वगैरह में या गड्ढे में पानी इकट्ठा करके उसमें 10-15 दिन के लिए सड़ने के लिए छोड़ देते हैं। अब अच्छी रेटिंग पर ध्यान देना चाहिए कि साफ और बहते पानी का उपयोग करें, नहीं तो गंध आने लगेगी। अधिक समय तक सड़ाने से रेशा काला और कमज़ोर भी हो जाएगा। आप भूल गए अगर तो भी दिक्कत है। रेटिंग पूरे होने के बाद जो है रेशा धोकर धूप में सुखा लिया जाता है। आप ये देख भी रहे होंगे, यहाँ रेटिंग की गई है, ये बंडल देख रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब तो भाई एक फसल आपकी यहाँ कैश क्रॉप की जूट जो है समाप्त हुई और नंबर आ गया किसका? ग्वार का। तो ग्वार की फसल में जो है सबसे पहले इसका बॉटनिकल नेम आप जान लें। बॉटनिकल नेम, वानस्पतिक नाम क्या है? सिमोप्सिस टेट्रागोनोलोबा यल टॉब। और इसका परिवार जो है फेबियसी है, लेग्यूमिनेसी कुल का है। अब आप समझ सकते हैं कि अगर कुल बदल रहा है तो ये दलहनी फसलों में जाएगा। ठीक है, दलहनी फसल अलग से पढ़ाई जाएगी, लेकिन ये ग्वार जो है इम्पोर्टेंट है, कैश क्रॉप में है, इस वजह से इसे यहाँ रखना पड़ा। सामान्य नाम की बात करें तो हिंदी में इसे ग्वार, गुआर, ग्वारा कई नाम से, और अंग्रेजी में भी वही है, देखिए ग्वार है, क्लस्टर बीन के नाम से भी जाना जाता है। और कहा जाए तो ग्वार का अगर आप परिचय लें, इंट्रोडक्शन आप ग्वार या क्लस्टर बीन का, तो ग्वार एक प्रमुख दलहनी एवं औद्योगिक फसल है जो मुख्यतः शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्रों में उगाई जाती है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि इसे ग्वार गम, ठीक है ना, ग्वार गम प्राप्त होता है, जिसका उपयोग अनेक उद्योगों जैसे खाद्य, कागज़, तेल, दवा आदि में भी किया जाता है। ग्वार पशुओं के चारे के भी काम आती है, सब्जी और हरी खाद के रूप में भी उपयोग की जाती है। तो इसलिए ग्वार का काफ़ी यूज़ है। अब हम लोग देखते हैं कि ग्वार के मुख्य उत्पादक क्षेत्र कौन से। भारत का भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा ग्वार उत्पादक देश से भी याद रखिए। इनमें भारत के प्रमुख राज्यों में अगर बात करें तो राजस्थान है, गुजरात है, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। सॉरी। तो सबसे पहला स्थान राजस्थान का आता है। ठीक है, अब यहाँ जलवायु और मृदा भी हम देख लेते हैं कि क्लाइमेट एंड सॉइल इसके लिए क्या जरूरी है। तो अगर क्लाइमेट पर बात करेंगे तो ग्वार के लिए जो शुष्क एवं गर्म जलवायु उपयुक्त होती है। टेम्परेचर अगर देखेंगे तो 25 से 35 डिग्री सेल्सियस। कम वर्षा वाली भूमि में इसका उत्पादन बहुत अच्छा होता है। मृदा भी देख लीजिए, बलुई, दोमट या मध्यम जल निकासी वाली मिट्टी इसके लिए उपयुक्त होती है। 6 जिसकी माने पीएच वैल्यू अगर बात करेंगे तो 6.5 से 8.5, माने ज़्यादातर क्षारीय मिट्टी होगी। बुआई का समय और विधि, सोइंग टाइम एंड मेथड। तो ये जो है 2 प्रकार की फसल में इसको रखा गया है। एक खरीफ की सीजन में रख देते हैं, तो खरीफ की सीजन में जब होगा तो इसका मतलब जुलाई अगस्त में उसकी बुआई होगी मानसून के साथ। और जो जायद में जो अगर हम रखते हैं, कुछ क्षेत्रों में भी की जाती है, तो वहाँ मार्च अप्रैल में इसकी बुआई की जाती है। और सीड रेटिंग की बात कर लें तो 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर यूज़ होता है। बुआई विधि में जो है एक कतार में बुआई सबसे ज़्यादा अच्छी मानी गई है, जिसमें कतार से कतार की दूरी जो है 30 से 45 सेंटीमीटर रखी जाती है और पौधे से पौधे के बीच की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर। ठीक है ना। अब हम लोग जो है उर्वरक और पोषण प्रबंधन पर इसके देखते हैं। फर्टिलाइजर मैनेजमेंट क्या है इसका। तो ग्वार एक दलहनी फसल है जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर कर लेती है। फिर भी अच्छी उपज के लिए इसके लिए खाद की सिफारिश की जाती है। नाइट्रोजन जिसमें 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और फास्फोरस 40 से 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। जैविक खाद अगर डालें तो बहुत ही अच्छा है। गोबर की खाद या कंपोस्ट जिसे कहते हैं 8 से 10 टन प्रति हेक्टेयर।
और आपको यहाँ बता दें कि जितनी दलहनी फसलें होती हैं उनकी जड़ों में राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम नामक जो है एक सजीवी जीवाणु होता है जो नाइट्रोजन को कैच करता है। नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में उसका बहुत ही अहम रोल होता है। अब बात करते हैं सिंचाई मैंने इरिगेशन की। तो इरिगेशन में अगर बात करेंगे तो ग्वार जो है वर्षा आधारित फसल है, परंतु आवश्यकता अनुसार 1-2 सिंचाई इसकी की जाती है। फूल एवं फल आते समय भी सिंचाई लाभकारी है। अब रोग एवं कीट नियंत्रण पर बात करें तो प्रमुख रोग इसमें जो है जड़ सड़न है, माने रूट रॉट जिसे बोलते हैं। इसके नियंत्रण के लिए थायरम या प्लस कार्बनडाजिम से जो है बीज का उपचार किया जाता है। और एक है पर्णचित रोग, लीफ स्पॉट, पत्तियों पर चकत्ते पड़ जाते हैं, इसके लिए मैकोजेब या कार्बनडाजिम का उपयोग किया जाता है। ठीक है। फसल की कटाई और उपज पर अगर टिप्पणी करें तो कटाई जो है जब फली सूख कर भूरे रंग की हो जाए तो कटाई की जाती है। फसल की अवधि 90 से 120 दिन है। ये डिपेंड करता है कैसी किस्म है। और उपज की बात करें तो हरी जो फली होती है वो 100 से 150 क्विंटल प्रति हेक्टेयर मिलती है। और अगर बीज की बात करें तो 8 से 12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। और ग्वार गम उपज जो ग्वार गम मिलता है वो 25 से 30% बीज वजन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। उपयोग तो अब तो सबको पता हो गया होगा, हो भी टिप्पणी भी हो गई है। ग्वार गम भोजन उद्योग में जैसे आइसक्रीम हुआ, सॉस हुआ, इसको बनाने में, कागज, वस्त्र, पेट्रोलियम, दवा के उपयोग में भी ग्वार गम का यूज़ होता है। वहीं पशु चारा जैसे पत्तियाँ हुई, फली हुई, ये इनका पौष्टिक चारा है पशुओं के लिए। हरी खाद में मृदा उर्वरकता सुधारती है ये। और सब्जी, कोमल फलियों को सब्जी के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है ना। बीन्स का आप इस्तेमाल किए होंगे, देख भी रहे होंगे। ये देखिए फलियां लगी हुई हैं। ठीक है। आप फलियों को देख रहे हैं, इनका लोग जो है सब्जी के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना। ये उनके पौधे हैं, आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हालांकि नेक्स्ट जो है, अब कैश क्रॉप ख़त्म करने के बाद हम जो है चारा वाली पर आ जाएंगे। चारा जिसमें जैसे बाजरा हुआ, बरसीम हुई, जो इम्पोर्टेंट है उस पर। ठीक है। तो देखिए, प्रयास अगर रहा तो एक वीडियो आपके साथ और होगा जो कि कैश क्रॉप का होगा। यदि किसी कारण नहीं बना पाए तो नेक्स्ट डे अवश्य मिलेगा, जिसमें कन्फर्म रूप से आप जानते रहिए कि आज तो जूट था, जूट और ग्वार, तो जूट और ग्वार हो गया। अब जो है चाय और तंबाकू, चाय तो कम लेकिन तंबाकू से ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं, निकोटीन। ठीक। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में पुनः मिलते हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में आपको ये भी बताएं कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जीके की दुनिया नाम से, जिसमें इंपॉर्टेंट जीके नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ आपको 40-45 वीडियो जीके की, इंपॉर्टेंट जीके ही केवल उसमें रखे गए हैं। उसके अलावा अगर आप यूपीपीएससी की जीएस की बात करते हैं तो जीएस के लिए 1 से 1000 प्रश्नों की श्रृंखला पड़ी हुई है, जिसमें जनरल साइंस, कंप्यूटर, सब कुछ है, भूगोल, इतिहास, सब। तो उसकी भी प्लेलिस्ट है। और डेली करंट अफेयर्स अड्डा नाम से प्लेलिस्ट है, जिसमें आपको वर्ष 2023, वर्ष 2024 और 25 के 15-15 दिनों के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स आपको मिल जाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ओके, थैंक यू।